हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम राइज। अभी हम अपने फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 5 करने जा रहे हैं और वहीं से कंटिन्यू करेंगे प्योर सब्सटेंस से। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम किसी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। अब क्योंकि हमने प्योर सब्सटेंस का एक टाइप देख लिया था एलिमेंट, तो अब उसका दूसरा टाइप देखते हैं जो कि क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो हम अपनी बात आज शुरू करेंगे मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स, ओके। तो अब क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस का टाइप है तो हम इसमें लिख सकते हैं ना कि मॉलिक्यूल्स आर प्योर सब्सटेंस। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बिकॉज मॉलिक्यूल्स तो प्योर सब्सटेंस का टाइप है ना, तो मॉलिक्यूल्स इज आर प्योर सब्सटेंस। ओके, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफरेंस, ठीक है। तो सपोज़ हमने शुगर लिया और वाटर लिया। अब वाटर में से वाटर अलग कर सकते हो, शुगर में से शुगर अलग कर सकते हो आप, तो नहीं कर सकते हो। लेकिन अभी हमने शुगर को वाटर में मिक्स कर दिया तो क्या बन गया? मिक्सचर बन गया, जिसको हम अलग कर सकते, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस जिसको हम अलग नहीं कर सकते, मॉलिक्यूल्स क्या है? प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। और एक बात आपको याद होगी कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बेसिक यूनिट होते हैं, मैटर की बेसिक यूनिट्स होते हैं जो क्या होते हैं? फ्री स्टेट में रह सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं, स्मॉल यूनिट होते हैं, स्मॉल यूनिट विच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल प्योर सब्सटेंस होते हैं जो किसी मैटर की या किसी सब्सटेंस की स्मॉल यूनिट होते हैं जो फ्री स्टेट में रह सकते हैं और एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। तो अगर मैं मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन की बात करूँ तो मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या होती है कि मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर्स जो क्या करते हैं? फ्री स्टेट में रह सकते हैं और वो किसी मैटर की पूरी प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, शुगर क्या होती है? स्वीट होती है। शुगर का एक दाना खाओगे वो भी तो स्वीट होता है ना। तो वही चीज़ है कि शुगर का जो स्वीटनेस है उस दाने की भी स्वीटनेस है वो। तो डिफरेंस क्या है कि वो दाना छोटी सी क्वांटिटी में, बट क्या है, हम एक दाने को इंडिविजुअल नहीं रख सकते तो रख सकते। तो वही कुछ ज़्यादा शुगर्स और एक दाने शुगर का कंपैरिजन, वही मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन है कि मॉलिक्यूल्स फ्री स्टेट में भी रह सकते हैं और उस सब्सटेंस की पूरी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। बस कम क्वांटिटी में करेंगे बट सारी प्रॉपर्टीज़ उनके पास होती है। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है, जो कहाँ रह सकते हैं? फ्री स्टेट में रह सकते हैं। मैम स्मॉलेस्ट यूनिट तो एटम्स होती है, बट एटम्स फ्री स्टेट में नहीं रह सकते और मॉलिक्यूल्स फ्री स्टेट में रह सकते हैं। यही दोनों में डिफरेंस है। अब मैं बात करूँ मॉलिक्यूल्स के टाइप की, तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप है मॉलिक्यूल्स का जिसको हम बोलते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। पहले टाइप को हम बोलते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स और दूसरे टाइप को हम क्या बोलते हैं? हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। अब पहले तो दो वर्ड क्लियर कर लो, होमो हेट्रो, क्योंकि बार बार आ रहा है। होमो मीन्स होता है सेम, हेट्रो मीन्स क्या होता होगा तब? हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। होमो मीन्स होता है सेम, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। तो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें प्रेजेंट एटम्स जो हैं वो सेम न्यूक्लियस कंटेन किए हों। सेम न्यूक्लियस तो सेम ही एटम का होगा, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बदलते? नहीं बदलते। तो अगर सेम न्यूक्लियस है किसी का, मतलब वो सेम एटम है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्या करते हों, सेम एटम्स कंसिस्ट किए होते हैं, उनको हम बोलते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। और जो डिफरेंट एटम्स कंसिस्ट किए होते हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, ठीक है। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल मतलब सेम
एटम्स होते हैं उनमें, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं हाइड्रोजन कैसे फ्री स्टेट में रहता है H2 के फॉर्म में, तो ये हाइड्रोजन का एक क्या हो गया मॉलिक्यूल। इसमें कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है 2 हाइड्रोजन एटम, तो ये कैसा हो गया होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। वैसे ही हम लेते हैं P4। P4 में कितना फास्फोरस एटम प्रेजेंट है, 4 फास्फोरस एटम प्रेजेंट है, चारों फास्फोरस ही तो है, तो ये कैसा हो गया होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ऐसे ही हम लेते हैं हीलियम। हीलियम ऐसे ही फ्री रहता है, तो ये क्या हो गया होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ऐसे ही हम ले लेते हैं सोडियम, तो सोडियम ऐसे ही फ्री रहता है, तो ये इसका क्या हो गया होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। हेट्रोन्यूक्लियर में अलग अलग, जैसे HCl। अब HCl किससे बना, हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम से, तो ये अलग हो गया। जैसे कि H2O, H2O किससे बना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से, तो ये क्या हो गया अलग है। इसमें अलग अलग एटम प्रेजेंट है, तो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, इसमें सेम एटम्स प्रेजेंट है, तो ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। होप्स आप लोगों को बात क्लियर हुई हो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स एंड होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर एंड दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। यही मेन पॉइंट है कि मॉलिक्यूल्स फ्री स्टेट में रहते हैं, यही मेन पॉइंट है, ठीक है। और वो उस केमिकल या उस सब्सटेंस की पूरी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। अगर मैं आपको बात करूँ, यहाँ पर ही एक टर्म आ जाता है जो हमको पढ़ लेना चाहिए, तो उस टर्म को बोलते हैं एटमॉसिटी। मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ एटमॉसिटी। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, उस टर्म को हम बोलते हैं एटमॉसिटी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आप लोगों को क्लियर हो ही गए होंगे, तो उस टर्म की बात करते हैं। इस टर्म को क्या बोलते हैं हम, एटमॉसिटी। एटमॉसिटी, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, उस मॉलिक्यूल की एटमॉसिटी बोलते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया H2, तो H2 में कितने एटम प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो इसकी एटमॉसिटी कितनी हो गई, एटमॉसिटी हो गई इसकी 2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डाई। 2 क्या प्रेजेंट है, एटम, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमने हीलियम का एग्जांपल लिया था, कितने एटम प्रेजेंट है, 1। हीलियम में कितने एटम प्रेजेंट है, 1, तो इसकी एटमॉसिटी कितनी हो गई, 1। और 1 को हम क्या बोलते हैं, मोनो, तो इसको हम क्या बोलेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम S8। आपको दिख रहा है कितने सल्फर एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर 8 सल्फर एटम प्रेजेंट है, 8 सल्फर एटम प्रेजेंट है। कितने हो गए, 3 5 6 7, एक यहाँ पे कहीं जोड़ लो, 8 सल्फर एटम प्रेजेंट है, तो इसकी एटमॉसिटी कितनी हो गई, 8 को क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली एटमॉसिटी क्या होती है, एटमॉसिटी इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स। एटमॉसिटी कितने टाइप्स की होती है, तो 3 टाइप की, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में 2 एटम प्रेजेंट है तो डायटॉमिक, अगर किसी में 1 एटम प्रेजेंट है तो वो मोनो, और किसी में 2 से ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो पॉलीएटॉमिक। डायटॉमिक का बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पता है, Cl2, N2, O2, F2, Br2, etc। मोनो एटॉमिक का सारे मेटल्स मोनो एटॉमिक हो जाते हैं, सारी नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक हो जाती हैं। और पॉली का हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, P4 और S8। मतलब फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में फास्फोरस के 4 एटम होंगे, सेम है सल्फर के एक मॉलिक्यूल में सल्फर के होंगे टोटल 8 एटम्स। एटमॉसिटी टर्म थोड़ा सा आप क्लियर कर लो, जल्दी से इसको नोट करो, देन हम आगे स्टार्ट करते हैं कंपाउंड्स।
ओके, तो प्योर सब्सटेंस की जो थर्ड टाइप है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड्स। तो डिफिनेशन में पहली लाइन आपको क्लियर हो गई कि कंपाउंड्स आर ऑल्सो प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स की तरह कंपाउंड्स भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जो फ्री स्टेट में रह पाते हैं। और कैसे, छोटी सी यूनिट में, मतलब वो छोटी सी यूनिट में फ्री स्टेट में रह पाते हैं। कंपाउंड्स क्या है, तो कंपाउंड्स भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है जो किससे मिलकर बने होते हैं, that composed of two or more types of atom, that composed of two or more types of atoms। मतलब कंपाउंड्स क्या है, प्योर सब्सटेंस है जो किससे बने होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं। लेकिन एक पॉइंट याद रखेंगे, इन फिक्स रेशियो। ऐसा नहीं है कि कितना भी लगा दिया, एक एटम लिया दूसरे एटम को कितना भी अटैच कर दिया वो कंपाउंड बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपाउंड वो तभी बनेगा जब दोनों एटम्स का जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा, तभी वो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब आते हैं कंपाउंड्स की क्लास पर। तो कंपाउंड्स के होते हैं दो क्लास, पहला होता है इनऑर्गेनिक और दूसरा होता है ऑर्गेनिक। तो कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं, तो कंपाउंड शुड बी टू टाइप्स, या कंपाउंड्स आर टू टाइप्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफिनेशन क्लियर करेंगे, देन हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफिनेशन क्लियर करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ऐसे कंपाउंड जो लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, ये किसके कंपाउंड होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं, जो किससे बने होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से बने होते हैं। आई नो अभी कोवैलेंट बॉन्ड अगर आप लोगों को नहीं क्लियर होगा, कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें क्लियर कर लेंगे। मतलब अभी समझो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कि वो लिविंग थिंग्स से बने हो, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और कोवैलेंट बॉन्ड हो। इन केस अगर उसमें कोई हाइड्रोजन ना प्रेजेंट हो तो क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन डेरिवेटिव। और ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन किए जाते हों, और अगर हाइड्रोजन ना प्रेजेंट हो तो कोई वो हाइड्रोजन डेरिवेटिव हो। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, तो डेरिवेटिव का मतलब बेसिकली रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल है, आप 11th क्लास से 12th क्लास में जाएंगे, ठीक है, तो आपकी जगह पर कौन सा बच्चा आएगा, 11th क्लास का बच्चा आएगा ना। जैसे आप 11th से 12th गए तो 10th से 11th में आएगा, कोई ऐसा 6 से 11th में नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो उसी को डेरिवेटिव कहेंगे। अब कोई 6 से 11th में आ जाए तो वो नॉन डेरिवेटिव हो जाए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो आपको रिप्लेस करके आपकी जगह पर आई हो उसको ही हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर आई हुई चीज़ों को हम हाइड्रोजन डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लूकोज हो गया, मीथेन हो गया, एथेन हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब कैसे कंपाउंड्स हैं, तो ये सब बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे H2O हो गया, जैसे HCl हो गया, जैसे H2SO4 हो गया, जैसे Na2CO3 हो गया, etc। ठीक है, तो ये कैसे कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट आपको लगेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को छोड़ के बाकी कंपाउंड इनऑर्गेनिक हो, तो इनऑर्गेनिक के नंबर्स ज़्यादा होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नंबर है वो बहुत कम है, मतलब वो 10-20 हज़ार ही हैं, जबकि ये लाखों में है। ठीक है, तो
ये क्यों है ये ऑर्गेनिक में हम क्लियर करेंगे, बट अभी क्योंकि इनका नंबर अभी ज़्यादा है, ठीक है। अब एक बहुत बेसिक सी गलती लोग करते हैं, जब भी किसी को पता चलता है आप 11th क्लास में हो, आप नए नए गए हो, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता है कि चलो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक है कि नहीं, ठीक है। तो हम उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कंपाउंड लिखा, एक कंपाउंड मैंने लिखा CO2, दूसरा कंपाउंड लिखा मैंने CCl4, ठीक है। CO2 और CCl4 आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक है, कौन सा कंपाउंड इनऑर्गेनिक है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक है और कौन सा कंपाउंड इनऑर्गेनिक है। अब डिफिनेशन पे आते हैं, पहले ऑर्गेनिक पहचान लेंगे, ऑर्गेनिक मिल गया तो वो इनऑर्गेनिक होगा, ठीक है। लिविंग थिंग टिक, लिविंग थिंग टिक, CH कोवैलेंट बॉन्ड दोनों में नहीं है, नॉन टिक, नॉन टिक। हाइड्रोजन डेरिवेटिव ओके, कोवैलेंट बॉन्ड दोनों में है भाई, टिक टिक, सेम पॉइंट। अब ये पॉइंट हमको क्लियर करेगा कि कौन सा ऑर्गेनिक है कौन सा इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो हाइड्रोजन डेरिवेटिव, अब थोड़ा तो केमिस्ट्री जानते होंगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1। अब बताओ इस हाइड्रोजन को कौन हटा पाएगा, ऑक्सीजन या क्लोरीन? हाँ, इसको कौन हटा पाएगा, क्लोरीन। तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, ऑर्गेनिक, और ये कौन सा हो गया, इनऑर्गेनिक। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि उसमें कार्बन तो प्रेजेंट होता है, बट कार्बन के साथ वाला एलिमेंट हाइड्रोजन डेरिवेटिव नहीं होता है, वो हाइड्रोजन की उसकी जगह से रिप्लेस करके नहीं आया हुआ होता है। आप लोगों को आई थिंक सो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लियर हो गए हों, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, देन हम आएंगे अपना अगला टॉपिक प्योर सब्सटेंस पे। प्योर सब्सटेंस खत्म हो गया, देन अगला टॉपिक क्या होगा हमारा मिक्सचर। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैं कुछ कंपाउंड लिख रही हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई, पहला कंपाउंड है ओके। ये 7 कंपाउंड आपको आइडेंटिफाई करने की ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक, फटाफट इसको करिए। ओके, तो इंटेलिजेंट बच्चे आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, इसमें कार्बन दिख ही नहीं रहा है, क्या हो गया इनऑर्गेनिक। इसमें कार्बन दिख ही नहीं रहा है, क्या हो गया इनऑर्गेनिक। इसमें कार्बन दिख रहा है बट क्या हाइड्रोजन डेरिवेटिव है, इनऑर्गेनिक। इसमें कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, बट क्या फ्लोरीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव है, फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी 1, तो ये क्या हो गया ऑर्गेनिक। क्या क्लोरीन फ्लोरीन दोनों हाइड्रोजन डेरिवेटिव है, ऑर्गेनिक।
यहाँ तो पहले ही कार्बन हाइड्रोजन दिख गया, यहाँ ना हो क्या ही फर्क पड़ता है, ऑर्गेनिक। यहाँ पर भी पहले कार्बन हाइड्रोजन दिख गया तो ऑर्गेनिक। होप्स आप लोगों को इतनी बातें क्लियर हो गई हों। अब बस इसका थोड़ा सा सब्सटेंस मैटर का दूसरा टाइप बचा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। ये आप लोग डेली बनाते होगे अपने घर पर। अभी तो गर्मी है तो और भी ज़्यादा। तो मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, जब हम क्या करते हैं ना, 2-3 मैटर्स को आपस में मिला देते हैं विदाउट एनी क्वांटिटी, तो वो क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। जैसे आपकी जो घर पे सब्जियां बनती है वो क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। नमक भी डाल देते हैं, हल्दी भी डाल देते हैं, मसाला भी डाल देते हैं, वो मिक्सचर है। आप नींबू पानी पीते हैं, नींबू पानी पिया, वो भी मिक्सचर है। तो मिक्सचर मतलब 2 चीज़ों को आपस में, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिला देना। अब मिला दिया वो तो ठीक है, लेकिन वो क्यों प्योर सब्सटेंस नहीं है, तो इसका रीज़न ये है कि हमने मिला तो दिया, अब हम उसको अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। दिमाग में आ रहा होगा कि हम सब्जी में से हल्दी मसाला कैसे अलग करें, तो ऑफकोर्स डिफरेंट प्रोसेस है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करने पड़ेंगे, बट हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक, चलो पहले हम मिक्सचर बनाते हैं, देन हम देखते हैं हम उसको अलग करवाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो हम बनाएंगे शरबत आप लोगों के लिए। ये हो गया मेरा शरबत का फ्लास्क, ओके। फ्लास्क को सुंदर लगाने के लिए मैंने इसमें लगा दिया हैंडल, ओके। ये मेरा बन गया सुंदर सा फ्लास्क। अब इसमें हम बनाएंगे शरबत। हमने क्या डाला पहले शरबत के लिए, पहला इंग्रेडिएंट वाटर। पहला इंग्रेडिएंट हमने क्या डाला, वाटर। अब शरबत मीठी होती है तो दूसरा इंग्रेडिएंट हमारा क्या होगा, शुगर। हमने इसमें शुगर डाल दी, ये हो गया शुगर। तीसरा इंग्रेडिएंट क्या होगा, क्योंकि मुझे तो लेमन जूस पसंद है तो हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस मतलब कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड, वो भी हमने इसमें डाल दिया, सिट्रिक एसिड डाल दिया। मुझे थोड़ा सा सॉल्ट भी पसंद है तो मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी सॉल्ट, ठीक है। इतनी चीज़ें डाल दी, और भी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, अब इतनी चीज़ें डाल दी, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इनको वापस अलग करना है, ठीक है। आपको एक बात क्लियर होगी कि जो सॉल्ट है वो जल्दी पिघलता नहीं है, मतलब सॉल्ट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, जबकि शुगर होता है वो पिघल जाता है ना, चाशनी बनाती है ना मम्मी, तो मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट उतना हाई नहीं होता है, लो या मीडियम मैं बोल दे रही हूँ, कंपेरेटिव उसके लो, ठीक है। अब मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात क्या कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस शरबत को गरम करूँगी। अभी तो शरबत लिक्विड स्टेट में है तो क्या होगा, ये बॉईल होगा तो भाप निकलेगी। भाप में क्या क्या रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स और लेमन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। भाप में उसको हम कहीं स्टोर कर लेंगे। नीचे बचेगा क्या, शुगर और सॉल्ट। शुगर क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। सॉल्ट क्या हो जाएगी, नहीं पिघलेगी। शुगर सॉल्ट अलग हो गया। भाप को पकड़ो, वाटर और लेमन जूस में कौन जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, वाटर, और लेमन कंपैरेटिवली लेट इवापोरेट होगा। ये दोनों भी अलग कर दिए। तो मिक्सचर क्या है, तो जब हम प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं विदाउट एनी फिक्स रेशियो, जब हम क्या करते हैं, हम प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं विदाउट एनी फिक्स रेशियो, और उनको हम क्या कर सकते हैं, फिज़िकल प्रोसेस ही तो किया हमने, गर्म किया, फिज़िकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। अलग को क्या बोलेंगे, डिफ्रेंशिएट। तो हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, मिक्सचर। तो जब हम किसी ढेर सारी प्योर सब्सटेंस को आपस में मिला दें, 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को आपस में मिला दें, और ऐसे हो जो को हम अलग कर सकते हैं, तो हम उसको मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्योर सब्सटेंस है, तो ये मिक्सचर होगा कि नहीं होगा, तो डिपेंड करेगा क्वांटिटी पे। मान लो हमने उतनी ही क्वांटिटी ली जितने में वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से तो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, हमने उतनी ही क्वांटिटी ली जिससे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब वाटर का फॉर्मेशन हो गया तो वाटर इज अदर काइंड ऑफ प्योर
वो मिक्सचर नहीं बना। बट हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस में हमने मिला दिया अमोनिया, ठीक है, ऐसे मिला, रिएक्ट नहीं किया, तो वो क्या है, मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर के टाइप, तो मिक्सचर के टाइप तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पहला टाइप है होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आप लोगों को क्लियर होगा, होमो मतलब सेम, जीनियस मतलब टाइप, हेट्रो मतलब डिफरेंट, जीनियस मतलब टाइप। तो मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें थ्रू आउट द मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जिसमें थ्रू आउट द मिक्सचर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो, सेम हो, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और ऐसा मिक्सचर जिसमें डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल ले लो, वाटर में हमने मिला दिया शुगर, दूसरे में वाटर में हमने मिला दिया मड। मट्टी मिला देंगे तो क्या होगा, यहाँ का कलर डार्क, यहाँ का कलर लाइट, यहाँ पर पूरा कलर कलरलेस, यहाँ पर सॉलिड, यहाँ पर हर जगह लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड। तो ये होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये जो था ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट थे मेटल्स के। अब हम एक्चुअली में टॉपिक पे आएंगे, जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम कल की क्लास में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करेंगे। उससे पहले आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।